हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, लिटिल बिट ध्यान देने वाली है। इंडिया जो है, इंडिया दुनिया के अंदर क्यों इतना फिट है? दुनिया के अंदर क्यों इतना फिट है? मैं देख रहा हूँ कि हर टॉप पोजीशन पर दुनिया की इंटरनेशनल कंपनीज में, गवर्नेंस में, टॉप पोजीशंस पर हर जगह इंडियंस क्यों हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एक डेवलपिंग नेशन है। ऐसा क्या है हमारे पास जो हमें एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के अंदर? पहली हम आप बताना चाहेंगे कि हमारी पहली सबसे प्रायोरिटीज़ जो है, हमारे पास एक एथिक्स है और इंटीग्रिटी है। एथिक्स और इंटीग्रिटी हमारे कल्चर का पार्ट है, इंडियन कल्चर का पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी हमारी डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। ये हमारे 2 कंपोनेंट बड़े इम्पोर्टेंट है। और तीसरा कंपोनेंट हमारी क्या ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी। आप एक्सेप्टेबल क्यों हैं? ये टॉप 1 और 2 है ना कंपोनेंट के लिए। तीसरा आप ह्यूमन रिसोर्स हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई टॉप क्लास का इंजीनियर हो, हर कोई बाकी सारी नहीं, प्रोफेशनल ही हो। लेबर क्लास भी अगर जाती है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज़ ऑफ 1 और 2 रीज़न, है ना? ये 3 कंपोनेंट हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ एक एजुकेशन को लेकर के काफ़ी सोसाइटी के अंदर नहीं एक उम, अ, यू नो लोग हमेशा कोशिश करते हैं, पीपल स्ट्रगल करते हैं इवन अगर जिनके पास रिसोर्स नहीं है, वो भी कॉम्पीट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए। और एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम चलाए हैं, है ना? तो ये भी एक हमारे हमने 98, 96%, 99% है ना लिटरेसी रेट हमने गेन कर ली है। हमारे सारे गर्ल्स बच्चे बच्चियाँ आज के डेट में जो अभी बच्चे हैं, वो सारे एनरोल्ड हैं। हुँ, तो दैट मीन्स फ्यूचर इज़ जो आने वाला है, वो और बेहतरीन होगा, है ना? जो हमारे पास अभी एज्ड लोग हो गए हैं, वो बिकॉज़ ऑफ हिस्टोरिकल रीज़न्स वो उतना लिटरेसी नहीं है। इसी वजह से हमारी 75% लिटरेसी है, लेकिन आज प्रेज़ेंट सिनेरियो में देखा जाए, हम 99% लिटरेसी है भारत की, है ना? तो जो हमारा फ्यूचर है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी वैल्यूज़ हैं, ये एक्सेप्टेबल है। कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं समझता था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग रह रहे हैं हो सकता है कि वो नहीं अपने रीज़न से हों और लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी विवेक मूर्ति अ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर चीफ सर्जन है, सर्जन जनरल है ना? जब मैं इस पोज़ीशन पर लोगों को देख रहा हूँ, 46% से ज़्यादा नासा के अंदर हमारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। हुँ, जो टॉप क्लास पर गवर्नेंस सिस्टम में है, वो इंडियंस हैं। तो ये है भारत की एक सॉफ्ट पावर, है ना? जो सिविलाइजेशनल स्टेट इंडिया के साथ दुनिया को कनेक्ट करती है। ये हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी पावर है, ठीक है? तो ये एक अभी जस्ट मैं न्यूज़पेपर खोला तो मुझे ये देखा जब मूर्ति साहब उनको एक स्टेटमेंट आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेज़ हैं, जो आप लोग ड्रिंक्स करते हैं, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जनरली लोग करते हैं, उससे कैंसर की प्रॉब्लम भी होती है। तो उन्होंने कहा है, एडवाइस किया है यूएस गवर्नमेंट को कि आप उसमें लेवल लगाएँ, हुँ? कि हाँ, ये जो आप बेवरेजेज़ है, ये लीवर क कैंसर और कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ें डेवलप करती हैं। ये भी आप उसपे मेंशन करें, ठीक है? उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एडवाइस दिया है और क्योंकि गवर्नमेंट के हेड में है ना? अ, सर्जन हैं, जनरल, तो उनका काम है एडवाइस करना। तो मैं देख रहा हूँ कि टॉप पोज़ीशन्स पर हमारे अपने ही लोग हैं। हुँ? तो ये हमारी एक पता चलता है कि हम
अब जब मैं अभी ये ऐसा क्यों मैं बोला इस पे जाकर के, क्योंकि एक हिस्ट्री के अंदर जब 1818 1860-65 की बात नहीं, 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 सॉरी 1791 1791 की बात है, जब इंडिया में ब्रिटिश सरकार आई, है ना? तो उन्होंने जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश की कि एजुकेशन किस तरह का होगा, किस तरह हमें है ना चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो उन्होंने कहा कि इंडियन अनएथिकल कॉन्डक्ट करते हैं, नॉन सुपीरियर हैं, इनका कल्चर बेकार है, ये सारी लैंग्वेज बेकार है, इनकी थिंकिंग, थॉट ये वो सब बेकार चीज़ है और हमें ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश इंग्लिश बाकी चीज़ें सिखानी चाहिए, इनकी मॉरल अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। नहीं, तो मैं उस रेफ़रेंस में कह रहा हूँ कि भारतीय लोग इस तरह नहीं थे, या ना ही भारत का इस तरह का कल्चर है ना? अ, तो ये मैं उसको कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कल-परसों में हिस्ट्री पढ़ी थी, तो ये बात वहाँ पे आई थी। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि हुँ, ये ऐसी बात नहीं थी कि इंडियन कल्चर और इंडियन चीज़ें इस तरह थी। क्योंकि वही कल्चर के तो हम लोग हैं ना, हम जो हैं उसी कल्चर के तो प्रोडक्ट हैं और ये जो मिस्टर मूर्ति साहब हैं, विवेक मूर्ति, ये भी तो उसी कल्चर के प्रोडक्ट हैं और बाकी जो हमारे वहाँ पे टॉप क्लास अभी कुछ तो प्रेसिडेंट बनने वाले थे। हुँ, तो इंडियन कल्चर इज़ सुपीरियर। आई डोंट नो आई में अंडरलाइन मैं इस पे करता हूँ। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और अननेसेसरी लोग हमारे कल्चर और हमारे लैंग्वेज हमारी हम लोगों को डिनिग्रेट करते हैं। हुँ? कि ये है, वो है। लेकिन मैं आप देखिए, कोई भी ऐसी पोज़ीशन यूएस के अंदर नहीं है, जहाँ पर इंडियंस ना हों। सो दैट्स ऑल ये मैं कोई तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लिस्ट उठा के देख लें, है ना? दैट्स द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। अब मैं सेकंड जो जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो मैं उस पे मैं आता हूँ। देखिए रिलेशनशिप जो है ना, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं, ज जैक सुलेवन साहब इंडिया आ रहे हैं। अब आप बताइए कि आज 4 तारीख हो गई, 15 दिन उनकी इन लोगों की पूरा सिस्टम है ना, वहाँ से हटने वाला है। लेकिन अभी मिस्टर हमारे फॉरेन में अफेयर मिनिस्टर 7-8 दिन वहाँ रह के आए हैं, यूएस में। अभी जस्ट 1 वीक भी नहीं बीता होगा। तो उसके बाद ये दूर वापस आ गए, है ना, मिस्टर। तो ऐसा क्यों? ये इस पर एक थॉरो कंप्लीट डिबेट चाहिए होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने वाली है ना? तो अब एक्चुअल पावर बाइडेन के पास तो अभी नहीं है। हुँ? क्योंकि गवर्नमेंट मिस्टर ट्रम्प को मिल चुकी है। तो जो ट्रांसफ़र हो जाएगी 20 तारीख को, उसके पहले 1 महीना इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद से शायद गवर्नमेंट सीज़ हो जाती है ना? उनके ऊपर कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने की पावर नहीं होती, है ना? जिस तरह हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, मैं यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी इतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस पे फ़ोकस करूँगा, इस क्वेश्चन का जवाब पता करूँगा। हुँ? वैसे मुझे चीज़ें डिबेट में आई थी कि हाँ, ऐसा होता है ना? लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन किस रेफ़रेंस में मिस्टर सुलेवन इंडिया आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो मिस्टर हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब से भी मिलेंगे। हुँ? अजीत डोभाल साहब से भी। तो जो कि उनका मेन कोर कॉम्पिटेंस वही है। मिस्टर मोदी से भी शायद मिले वो और चीज़ें फिर क्या अनफ़ोल्ड होंगी। जो कि डिस्कशन जो रॉयटर्स ने अपने पहली लाइन में लिख रखा है, वो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू डिस्कस चाइनीज़ डैम इन इंडियाज़ विज़िट। तो वो इंडिया में आ रहे हैं चाइनीज़ डैम के चाइना एक डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, है ना? जस्ट बॉर्डरिंग फ्यू किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो ये आज की बात नहीं है, अब तो उसने सैंक्शन कर दिए 157 बिलियन डॉलर उसने सैंक्शन कर दिए हैं। और बाकी वो कंस्ट्रक्शन अब अ, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करके और बाकी चीज़ें करके और प्रोजेक्ट को गो अहेड बोल दिया गया है। लेकिन ये डिबेट जब से मैं इस एरिया में हूँ 2019 के बाद से, तो मैं देख रहा हूँ कि वो तब से डिबेट है। कुछ डैम्स उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं 3-4 है ना? सेगमेंट्स पर। लेकिन ये जो मेजर डैम है ये काफ़ी एक गॉर्ज है बिल्कुल यू शेप में बना हुआ है ना? क्योंकि बाय नेचर कैरेक्टरिस्टिक है ना? उसी तरह हिमालय जो है हमारा वो भी टर्न होता है ना?
तो उसी हिसाब से वो गॉर्ज भी, रिवर भी उसी शेप में टर्न होती थी। ये बहुत एक काफ़ी हाइट है, करीब यहाँ पर 5 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है? अब माय मीन्स ये कि 5000 मीटर की हाइट है जो डाउनफॉल, उसको काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। और लार्ज स्केल डैम है, उसके बनने से काफ़ी कुछ मैं सुन रहा हूँ कि कुछ अर्थ की रोटेशन पर भी इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा डैम है। उस मोमेंट और ग्रेविटी बाकी सारी चीज़ें, है ना? कुछ लोगों का ऐसा कहना है, बाकी ऐसी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन हाँ, ये वो बात है, बहुत ह्यूज डैम है वो। और उससे से डेफ़िनेटली डाउनस्ट्रीम के जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है और हमारे जो अरुणाचल, बाकी सारी चीज़ें, ये दूसरी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक प्लेट टेक्टोनिक है, इंडियन प्लेट और अ चाइनीज़ यूरेशियन प्लेट, है ना? उसी की वजह से हिमालय बना हुआ है ये, ठीक है? क्योंकि वो एक-दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही हैं, तो सब्सिडेंस का रीज़न है। अब वो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक वहाँ पे आता है, हुँ? कभी 5 रेक्टर 7 तक भी आया हुआ है। लेकिन 7 तक आप समझिए कि अगर आ गया तो कितना कुछ नहीं, वो डैमेज कर सकता है, और इतने लार्ज स्केल पर डैमेज होगी तो डाउनस्ट्रीम की चीज़ें कुछ भी नहीं बचेंगी, है ना? पीपल, आदमी, सब कुछ बह जाएगा, ना? अगर कभी भी, है ना, ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इस लार्ज स्केल का डैम अगर कभी भी, और अर्थक्वेक के ऊपर बन रहा है ये, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो फ्यूचर में, आज तो नहीं है, जब ये डैम है तो दैट मीन्स ये, है ना, ये 100-200 सालों तक ये हमेशा एक टेंशन बना रहेगा। आज तो डैम दैट इज़ डज़न्ट मीन दैट कि आज ही बन रहा है 4 से 10 सालों के लिए, ऐसा तो है नहीं। ये डैम बनते हैं फिर 50-100 साल, 150, 200 सालों तक के लिए, है ना? और इतने बड़े डैम बनाए जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसका एक यू नो इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ पे एक मुझे और लगता है कि इतना बड़ा डैम बनेगा तो ये रिवर को डाइवर्ट करने का भी मैकेनिज़्म इसमें है, क्योंकि जो ये अ, तिब्बतन प्लेट्यू है, इसके जो ईस्टर्न साइड में है, कई सारी रिवर्स निकली हुई हैं, तो जो कि फ्लो करके जाती हैं ये अ, उम, साउथ चाइना सी में जाके मिलती है। मेकोंग टाइप से जो रिवर है, जो 5-6 स्टेट्स पार करते हुए जाती है। लाओस, कंबोडिया, बाकी सब, है ना? म्यांमार और ये सब, है ना? इसको यहाँ से हो सकता है कि रिवर कन्वर्ट करे, हाँ? या फिर बाकी कुछ येलो रिवर है, यहीं से निकल के जाती है चाइना की तरफ। तो चाइना इसको लार्ज स्केल डैम है वो, तो वाटर को डाइवर्ट भी कर सकता है ना? तो एक कंप्लीटली एनर्जी की तो एनर्जी है, वाटर डाइवर्जन, बाकी मैकेनिज़्म डाउनस्ट्रीम की हो सकता है कि अ, हमारा फ्लो रेट भी कम हो जाए, है ना? इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी डाउनस्ट्रीम पर डैम बनाने की प्रोजेक्ट रख दिए हैं, है ना? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर पॉइंट रेज़ भी किया है ना? शायद 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए हैं, मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट है उसका, तो मैं आपको कंप्लीटली बता देता कि उसमें मामला क्या है ना? बहरहाल ठीक है, आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो मिल भी जाएगा डॉक्यूमेंट, है, मौजूद है। हुँ। 11,000 मेगावाट, है ना? 11 गीगावाट का डैम जो है, इंडिया भी उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, जिसमें से 1.37 लाख, है ना, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, है ना? वो कई बिलियन डॉलर में इंडिया भी इन्वेस्ट करेगा उसपे, है ना? तो ये सारे प्रोजेक्ट भी फिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है, बाकी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि ये इंडिया इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर कभी डैम फेल होता है या फिर वो वाटर को कंट्रोल करना शुरू कर दे, है ना? क्योंकि वाटर तो डिफरेंट डायमेंशंस में इसका यूज़ हो सकता है ना? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 137 बिलियन डॉलर चाइनीज़ प्रोजेक्ट है ये, है ना? तो उसके लिए इंडिया ने भी प्रोजेक्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो रिवर है ना, इसके पास एक काफ़ी पोटेंशियल है, और ये बहुत कम डिस्टेंस इसकी जो आप देखेंगे ना, तो ग्रेडिएंट एक एक होता है ना? दैट मीन्स आई मीन ओवरऑल की एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है,
और रिवर क्योंकि चौड़ी हो जाती है, जैसे वो फॉल करती है, इमीडिएटली एनर्जी उसके पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि हेड हाई हेड है। तो हम लोग तो सिविल इंजीनियर हैं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि गलत कर रहा हूँ, है ना? वो आपके डोमेन का काम नहीं है। तो इसको कंटेन करने के लिए इनफैक्ट इंडिया प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है और हम उसको कर लेंगे, है ना? तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कॉन्सिक्वेंस, लेकिन अब हाँ, एक चाइना के लिए अब सवाल ये है कि चाइना डेवलप कर रहा है, कोई और कर रहा होता, फ्रेंडली स्टेट होता, तो बात दूसरी थी। चाइना एनिमी कंट्री है ना? तो एनिमी कंट्रीज़ उसको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अगर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो। डैम का एक अलग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल, पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पे किस तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो एनिमी है आपका, तो वो आपको आप अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हुँ, तो ये बात देखने की है। और जो भी पॉलिटिकल एडवांटेज होता है आगे चल के, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मीन्स आई मीन द नेशनल सिक्योरिटी के लिए, है ना? तो ये एक चैलेंज बनता है तब। और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली ये डिस्कसिंग पॉइंट है भी। हम्म, और बाकी सारे और भी रिलेशनशिप हैं इंडिया और यूएस के बीच में। अब मैं आपको आता हूँ कि इंडिया यूएस के रिलेशन, एक होता है कि सिविलियन एंगेजमेंट, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट। स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट में देखेंगे कि आप डिफेंस को लेकर के या फिर पॉलिटिकल अलाइनमेंट सर्च करना, कॉमन ग्राउंड तैयार करना। बाकी एक सिविलियन ग्राउंड है जिसमें स्टूडेंट को पढ़ना होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, सिविलियन नेचर की, है ना? और हमारे यहाँ लोगों का H1B वीज़ा हुआ, ये हुआ, वो एक अलग से स्टेट का स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप वो है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जिसमें इंडो पैसिफिक डोमेन भी है और मीन्स टू कंटेन द चाइनीज इफेक्ट इन दिस रीजन। ओके, तो यूएस तो हमेशा नेक टू नेक, है ना, चाइना के साथ है। फ्रॉम साउथ कोरिया से लेकर के जापान और फिलीपींस, फिलीपींस में उसने 9 बेसेस बना रखे हैं, नेवल बेसेस, 9 बेसेस फिलीपींस के अंदर, है ना? अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल सारा कुछ इंस्टॉल कर रखा है। वियतनाम में अभी मिस्टर बाइडेन 1.5 साल पहले गया था, है ना? अब यूएस का प्रेसिडेंट है तो 1 बार 2 बार अपने पूरे 4 साल के पीरियड में 1 बार भी चला गया ना तो काफ़ी होता है वो, है ना? कुछ उसका एक ही इम्पैक्ट होता है, अगर वो लेटर पे लिख देता है, दुनिया का सुपर पावर है वो, है ना? ये बात अब आप एडमिट कर लें, है ना? ये एडमिट तो कर ही लेंगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। उसकी काफ़ी इन्फ्लुएंस और उसका इम्पैक्ट चलता है, ठीक है? उतना चाइना का इम्पैक्ट नहीं है। चाइना की फुटप्रिंट नहीं है। चाइना डेफिनिटली आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, लेकिन चाइनीज़ फुटप्रिंट प्रेज़ेंट नहीं है दुनिया के अंदर। है ना? और और दूसरी चीज़ है कि चाइना की ग्रोथ को लोगों ने मलाइन कर दिया, उसको डेथ ट्रैप में फँसा दिया, नहीं पॉलिटिकल उसके खिलाफ एक कैंपेन चला दी, जिसका जो गुडविल था ना उसको सब रस्ट लग गया उसपे, है ना? डेथ ट्रैप पॉलिसी जो है, ये है, वो है, ये देगा तो वो कर लेगा, एडवांटेज स्ट्रैटेजी की ये वो, मतलब दुनिया के उसको उस खिलाफ पूरा-पूरा षड्यंत्र लोगों ने चला करके, चीज़ों को उसको भ्रष्ट कर दिया पूरा तंत्र ही, है ना? उसको चाइना धुल रहा है धीरे-धीरे, हैं? लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन regime है और उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं गवर्नेंस के, है ना? लेकिन फिर भी उसका एक इम्प्रिंट तो है ना? जो नलिफाई नहीं किया जा सकता है कंप्लीटली। लेकिन डेफिनिटली उसे इग्नोर ना करते हुए, जबकि ये जानता है, यूएस भी जानता है कि इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना? यूएस के चाइना के इन्फ्लुएंस को। अब वो सारे मैकेनिज़्म लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया एक बड़ा स्ट्रैटेजिक है, इसका पार्टनर है। अगर ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्गर बन जाए, हुँ, तो चाइना के इफ़ेक्ट को कंप्लीटली कैंसल आउट किया जा सकता है और इंडिया बहुत अच्छा प्ले कर रहा है ना? इंडिया प्लेइंग अपने कार्ड बहुत अच्छे खेल रहा है। हुँ, अब मैं इसको थोड़ा-सा आपके लिए
कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पढ़ देता हूँ कि फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं अगर कोई ऐसा फँसता है मामला तो, ठीक है? Washington and its Western allies have long viewed India as a counter to, okay, Chinese rise influencing Asia and beyond. ठीक है? We are certainly seen in many places in the Indo-Pacific that upstream dams that the Chinese have created, including the Mekong River region, can have really potentially damaging environmental but also climate impact on downstream countries. यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये बात बोली आने से पहले। उन्होंने कहा कि जो ये रीजन बना रहा है ये कंट्री, अब वहाँ पे वर्ड आप देखिए उन्होंने इंडो पैसिफिक यूज किया। इंडो पैसिफिक एक कंप्लीट सेट ऑफ रीजन है ना? इंडो पैसिफिक जो है कंप्लीट सेट ऑफ रीजन है, जिसमें मैंने नाम लिया लेओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, फिर ये फिर वो, है ना? ये पूरा एक सेट ऑफ रीजन है। अब क्योंकि ये जो डैम बना रहा है हाई डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, इसका आप जरा यहाँ पे एनालिसिस करें, देखें जरा। अब ये यूएस कह रहा है कि इसकी वजह से, इस डैम कंस्ट्रक्शन की वजह, ये एक ही डैम नहीं, बाकी जो रीजन्स में 4-5 और रिवर्स वहीं तिब्बतन प्लेटू से निकलती हैं, जो फ्लो करके साउथ चाइना सी में जाके गिरती है, ठीक है? कुछ इंडियन ओशन में आती हैं, कुछ फ्लो करके साउथ चाइना सी में जाती है, और जो साउथ चाइना सी में जाती है वो चारों पांचों जो रीजन्स हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया, ये उनकी टेरिटरीज से फ्लो होके जाती है। और अगर ये चाइना यहाँ पे डैम बनाना शुरू करे तो वही वो कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में रिवर्स की चीजें चेंज होंगी और वहाँ पे इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दैट मीन्स ये जो कंट्रीज हैं, है ना, इनमें अगर चाइना के खिलाफ नहीं एंगर पैदा हो, है ना, कि डाउन स्ट्रीम जो है ये कंट्रीज जो हैं इन यू नो चाइनीज के खिलाफ इसमें लिटिल बिट अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है, कोई सोचता है कि हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी वॉइस नहीं मिल पा रही, तो यूएस इसको सपोर्ट भी कर रहा है इसी स्टेटमेंट के थ्रू, है ना, कि मैं उसके साथ हूँ, है ना, डाउन स्ट्रीम कंट्रीज के साथ, ठीक है? और वो एंटाई चाइना, अगर उनमें कोई भी सेंटिमेंट हो तो वो अपने आप को प्रेजेंट करें, और हम उसको रेज करते हैं। इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर कट, है ना, देखा जा सकता है। और मेकोंग रीजन जो है वो काफी कंप्लीटली रीजन है और पांचों स्टेट को टच करता है, अप टू द लेवोस और वियतनाम तक जाता है वो, और जाके गिरता है साउथ चाइना सी में। हम्म, तो ये है कंप्लीट उस स्टेटमेंट का मीनिंग। द ऑफिशियल एडेड दैट वाशिंगटन विल डिस्कस न्यू दिल्ली कंसर्न्स इन द विजिट। द इंडियन गवर्नमेंट सेज इट हैज कन्वेड इट्स कंसर्न टू द बीजिंग। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंसर्न जो है इसको रेज किया हुआ है चाइना के साथ, कि इस डैम से फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, है ना, इंडिया को है। और एक और रीजन बन गया, है ना, चाइना के साथ। चाइना ने लद्दाख और अक्साई चीन के रीजन में कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए, जिस पे इंडिया ने रेज किया क्वेश्चन कि नहीं, 1962 में जब इंडिया उसको रजिस्टर नहीं कर पाया, उसकी वजह से अक्साई चीन को चाइना ने ले लिया अपने कंट्रोल में। तो मिस्टर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर राजीव सीकरी साहब अपने बुक में लिखते हैं, जबकि मिस्टर राजीव हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब नेहरू साहब ने भी अपने बुक में लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, मैंने पढ़ी हुई है। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये जो अक्साई चीन रीजन है, उसका जो उस समय प्रेसिडेंट था चाइना का, उसने कहा कि ये रीजन हमारे साथ आप साइन कर लें कंप्लीटली, ठीक है, और ये हमें दे दें, ठीक, और मामला सेटल कर लेते हैं, और हम आपको रिकॉग्निशन, आपकी जो मैकमोहन लाइन वो कहता है हम नहीं मानते, है ना, मैकमोहन लाइन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अरुणाचल प्रदेश आपको आपके कंट्रोल में रहेगा, है ना। ये उसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कहा उस समय कि आप इस रीजन को, अक्साई चीन को हमें दे दीजिए, ठीक है, और हम हमारे साथ साइन कर लीजिए एग्रीमेंट, और बाकी मैकमोहन लाइन जो ईस्टर्न बाउंड्री है प्लस अरुणाचल, ये आपको हम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर नेहरू ने कहा नहीं, हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो तो हमारा है ही,
लेकिन ये तुमने फ़ोर्सफुली ऑक्युपाई किया हुआ है, इसको हम नहीं मानते और हम कोई साइन फाइन नहीं करेंगे। ठीक है, मिस्टर नेहरू ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं और 4-5 दिन इंडिया में आके रहा भी था उसका प्रेसिडेंट। एग्ज़ैक्ट नेम बहुत अनबन होता है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, देखना पड़ेगा लेकिन स्टोरीज़ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम है। हम नेहरू साहब ने कहा नहीं, हम जो हमारा बॉर्डर है, वो तो है ही, अरुणाचल हमारा तो है ही, उसको तुम्हारे एग्रीमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो अक्साई चिन तुमने लिया हुआ है, 36-35 हज़ार किलोमीटर है वो, उसको हमारा ही है, लेकिन तूने फ़ोर्सफुली लिया हुआ है, मैं कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा। फर्दर अगर कभी अ अ, है ना? वो हमारा एग्रीमेंट तिब्बत के साथ है ना? तुम बीच में आए हो, तिब्बत को तुमने ऑक्युपाई कर लिया है ज़बरदस्ती। जब तिब्बत कभी आज़ाद हुआ तो हम दोनों लोग अपन आपसी मामले सेटल करेंगे, लेकिन तुम उस बीच में मत आओ। हुँ? ये सारी बातें हुई हैं, ठीक है? अब ये वही एक मेन कंसर्न है, ठीक है? ये जो बॉर्डर सेटलमेंट हुआ है मैकमोहन लाइन और बाकी सारी एक्चुअल कंट्रोल, ये सारे जो कंट्रोल है ना, ये तिब्बत के साथ साइन हुए हैं। और जबकि तिब्बत जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, 1800 पता नहीं कौन अंग्रेज़ों ने किया था, 1800 प्लस 19 फिर कुछ इसी तरह है, ठीक है? अब मैंने भी 4 साल पहले पढ़ा था, तो डेट एग्ज़ैक्टली कहानी मुझे मालूम है। तो वो स्टोरी इस तरह थी कि वो तिब्बत वाला जो किंग था, वो आया था, साइन करके गया शिमला के अंदर। ठीक है, लेकिन जब चाइना वाला भी आया था, है ना? उसी के साथ उसको भी बुलाया गया था। लेकिन चाइना वाला साइन नहीं किया। लीडर जो चाइना का था, वो साइन नहीं किया। लेकिन तिब्बत वाला साइन किया सेटलमेंट। लेकिन उसकी भी साइन सिग्नेचर वहाँ ज़रूरत थी। हुँ? चाइना वाले की भी सिग्नेचर साइन ज़रूरत थी। तब वो एग्रीमेंट परफेक्ट हो जाता, है ना? क्योंकि एक ओवरराइडिंग पावर चाइना रखता है तिब्बत के ऊपर, बहुत पहले से ऐसा माना जाता है। ठीक है? तो ये पूरा स्टोरी इस तरह है। ठीक? इसीलिए वो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट अभी जो साइन फाइन अगर हो भी जाए ना, जो इंडिया कह रहा है कि ये एक्चुअल कंट्रोल ये होना चाहिए, तुम वहाँ जाओ, वहाँ ये तो अभी नहीं एक करंट में ही मामला सेटल किया जा रहा है, डिस्प्यूट को अवॉइड कैसे किया जाए, है ना? ठीक है, ये चाइना को भारत चाइना को तिब्बत को चाइना का कंट्रोल नहीं मानता, एक्चुअल सेंस में। यही तो चाइना की प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया खुल-खुला के नहीं बोलता क्योंकि वन चाइना पॉलिसी सब्सक्राइब किया हुआ है ना? 1955 के करीब में अ, लाइस फाइस पता नहीं क्या था वो चाइना वाला लीडर, है ना? उसके साथ उन्होंने साइन किया था नेहरू साहब ने 1955 में, वो फिर 5 पॉइंट एग्रीमेंट्स भी, है नहीं? पंचशील वगैरह सब कुछ किया। उस समय यही माना गया कि क्योंकि भारत की कुछ बाउंड्री जो थी बहुत सेटल नहीं थी, जम्मू-कश्मीर में डिस्प्यूट है, अभी ये नॉर्दर्न रीजन में डिस्प्यूट है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्यूट है लिटिल बिट इधर-उधर, है ना? तो वो चाइना भी है नहीं, इंटरनल मैटर में डिस्टर्बेंस शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वन इंडिया पॉलिसी तुम अडॉप्ट कर लो, वन चाइना हम कर लेते हैं। ठीक है? और वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद फिर इंडिया कुछ बोलने के लिए उसके पास कोई राइट ही नहीं बचा। उसी रेफरेंस में फिर उसने तिब्बत पे इन्वेजन कर दिया 1959 में, है ना? उसने 55 में पहले साइन कर लिया कि भारत कुछ बोले नहीं बीच में आकर के। और तिब्बत के अंदर एम्बेसी वगैरह इंडिया की हुआ करती थी, ठीक है? तो फिर जब भारत ने पहले ही साइन कर लिया कि नॉन डिस्टर्बेंस इन इंटरनल अफेयर्स, है ना? तो फिर सारी चीज़ें उलट हो गई। पहले उसने होशियारी करके साइन कर लिया कि आप बोले नहीं और फिर उसने इन्वेजन कर दिया तिब्बत में। तिब्बत को उसने ऑक्युपाई कर लिया, लाके अपना बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे साथ अटैच कर दिया। तो स्टोरी इस तरह बन गई, है ना? शायद हमारे लीडर विज़नरी नहीं थे और हाँ, पार्लियामेंट के अंदर ये पटेल-वटेल साहब बोलते थे नेहरू साहब को, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करें। नेगोशिएशन ऐसा मत करें। वो दोनों आदमी में झगड़ा हो गया, पार्टी टूट गई। हुँ, मिस्टर अम्बेडकर रिज़ाइन कर दिए, मिस्टर पटेल भी रिज़ाइन कर दिए, है ना? नेहरू साहब की नहीं एक व्यू अलग था उनका, बाकी चीज़ें अलग थी। तो वो सारी एक हिस्ट्री है जो अभी और इसीलिए इंडिया साइन फाइन नहीं कर रहा है, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा। क्योंकि आपके साथ परमानेंट सेटलमेंट कर भी लूँ, तो फ्यूचर में तिब्बत के साथ फिर करना होगा क्योंकि तुम्हें तो यहाँ से जाना है, तुम एक ऑक्युपाई फोर्स हो, है ना तिब्बत में। इसीलिए तो भारत ने एक अपनी फॉरेन पॉलिसी में
एक बुद्धिज़्म एंगल जोड़ दिया है। हुँ? तो दुनिया के सारे बुद्धिस्ट को इंडिया में अभी एनुअल समिट प्राइम मिनिस्टर शुरू कर दिए हैं। पहली, दूसरी समिट हो चुकी है ना? तो वो दैट मीन्स और तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए भारत सीडिंग करना शुरू कर दिया है ना? वो चाइना इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। हुँ? लेकिन वो उसके बस में है नहीं कुछ बोलने के लिए, है ना? क्योंकि इंडिया का अपना इंडिया कहता है कि जब उसने आवाज़ रेज़ की तो इंडिया ने कहा नहीं, 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 ये हमारी डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ फ्रीडम है ना? तो इंडिया उसको सीडिंग करना शुरू कर दिया है। हुँ? तब क्या होगा आगे 100-200 साल तक इसका एक अलग हिस्ट्री बनेगी, ठीक है? इसीलिए दोनों ने नेशंस ने कोई एग्रीमेंट-वेग्रीमेंट नहीं साइन किए कि परमानेंट बॉर्डर सेटलमेंट की तरफ जाएँ, ठीक है? वो एक ऐसा नॉन परमानेंट और कहा-सुनी के साथ सेटलमेंट हो गया है, दैट परमानेंट वो नहीं बन सकता, हैं? तो ये है ओवरऑल स्टोरी। हुँ? तो फिर ये जो भी है इस इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ये होगी, वो होगी, हैं? 300 बिलियन किलोवाट पर आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होगी, केडब्ल्यूएस बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं और यूएस इंडिया के रिलेशनशिप मैंने बताया 2 कंपोनेंट्स हैं, सिविलियन और मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए। मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, उसका एक अलग हिस्ट्री है। हुँ? और सिविलियन पर्पजेज़ के लिए तो मैंने बताया कि यूएस के हर टॉप क्लास पोज़ीशंस पर भारतीय बैठे हैं। हुँ? तो क्योंकि ये दे आर कैपेबल इनफ, है ना? हाँ, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन यूएस के अंदर खोज के मुझे बताओ, है ना? जहाँ पे भारतीय नहीं बैठे। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इवन उनका साइंटिफिक एडवाइज़र भी, इवन मेडिकल टेक्निकल एडवाइज़र, है ना? कैंसर का एडवाइज़र भी अगर है तो, है ना? प्रेसिडेंट के सिस्टम में, नासा के सिस्टम में, इवन सम पीपल वांट टू बिकम यू नो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी लोगों ने इलेक्शन फाइट करना शुरू कर दिया है। और लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि यूएस की भी सबसे बड़ी वो यूएस का इंस्टीट्यूशन कितना बेहतरीन है कि वो हर बेस्ट टैलेंट को मौका देता है ना? कंट्री के हेड बनने के लिए और यही यूएस की सबसे अच्छी बात है ना? यही यूएस की सबसे अच्छी बात है। हुँ, तो लेकिन इंडियंस को एक एडवांटेज है, मैंने जो बताया कि आपको 4-5 पॉइंट्स हैं, ये अच्छी बात है। सो थैंक यू। मैं काले था जिसकी एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, है ना? वही मैं बैबिंगटन मैकाले, है ना? वही एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की क्राफ्ट किया था। तो उसने ही कहा था कि ये सारे लोग स्टूपिड हैं और इनकी कोई कल्चर नहीं है। एक सिंगल सेल ऑफ लाइब्रेरी ऑफ यूरोप, है ना? इज़ मोर दैन इक्विवेलेंट, है ना? और इवन सम डिग्री ऑफ greater than or equivalent to the entire South Asian countries, even Persian Indian literature से ज़्यादा एडवांस है यूरोपियन यूनियन, ये ऐसा उसने कहा था स्टूपिड आदमी। द बाकी सब इस तरह है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। हुँ। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। ये पूरा हिस्ट्री है कंप्लीटली। कभी-कभी मुझे लगता है कि चाइना के साथ इंडिया का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा? लेकिन देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट क्यों नहीं हो रहा? और इंडिया भी उसको बराबर ना प्ले करता है सही डिग्री ऑफ टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखना ये है कि अब ये डिस्पैरिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। ये जो मारने-दौड़ने का कॉन्सेप्ट है ना, ये डिस्पैरिटी की वजह से है। क्योंकि इंडिया की चाइना की इकोनॉमी 5 टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना? मिलिट्री स्पेंडिंग 4 टाइम है, एडवांस मिलिट्री है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है चाइना। नहीं तो अननेसेसरी अगर वॉर में आप जाएँगे, है ना? तो आपको एक प्रॉब्लम तो होगी। हुँ? और अननेसेसरी वॉर है ये। अभी कोई ग्लोबल डिस्टर्बेंस तो है नहीं, कोई ग्लोबल सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। इस मारपीट के होने के बावजूद भी तिब्बत में चाइना मौजूद रहेगा, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाकी मैकेनिज़्म ऐसे चेंज नहीं होते। जब वर्ल्ड वॉर टाइप के मैकेनिज़्म बनते हैं ना, तब दुनिया की टेरिटरीज़ बदलती हैं, है ना? एक जब फुल फ्लेज्ड सिचुएशन बनेगी कभी, है ना? तो चाइना को यहाँ से बीट आउट चाइना को हटाने का मामला तब है जब तिब्बत को फ्री किया जाए, है ना? ये मैकेनिज़्म जब उस लेवल का डिस्टर्बेंस मचेगा, आएगा वो टाइम समय तो वो सॉल्यूशन भी इंडिया के पॉकेट में मौजूद है। लेकिन अभी के लिए इसको अवॉइड करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है?
सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अब बाकी क्या कहना है ना? आप जान ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।